अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वंस अगेन आयशा बेटा वालेकुम अस्सलाम, रुशेल वालेकुम अस्सलाम, मरीबा वालेकुम अस्सलाम। और ठीक है बाबा। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। कल कायनात बेटी मेरा कायनात आपका क्वेश्चन था कि सर लेक्चर की समझ नहीं आई, और भी जो एक दो बच्चे थे जिनको कल के लेक्चर में किसी को इशू तो नहीं हुआ, बताएं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी, आई एम फाइन, आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम तैयबा। 34 credits are now available. ले जी बच्चों, ठीक हो गया। अगर किसी को कल के लेक्चर में भी प्रॉब्लम हुआ है, 34 बच्चे इस वक्त अवेलेबल है मेरे पास, तो मुझे जरूर बताइएगा अगर प्रॉब्लम हुआ है तो आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर टिश्यू। मिल जाए तो यार भजन मजा आ जाएगा। न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 11, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 11। आज जिस पॉइंट पे डिस्कशन होगी हमारी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। वालेकुम अस्सलाम सानिया जी बेटा, आज एफएलपी है, एफएलपी में प्रॉब्लम है। एफएलपी में क्या प्रॉब्लम है दानिया पुत्र? हाँ, क्या चौधरी मुनीब क्या इशू हुआ एफएलपी के सिलेबस के हवाले से, बताइए यार। खुद एक प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम मेरे यकीन करें आसान है। ईकेट के हवाले से मैं चंद एक बड़ी मजे की बातें आपको बताऊं। हमारे जो ईकेट एनजीपी के एक दो बच्चे थे, जब उनसे मेरी बात हुई, जब वो ईकेट दे के आए कल, तो उनसे मैंने पूछा कि सर बच्चों पेपर कैसा था, पेपर बताइए। तो दे सेड सर पेपर बड़ा ही मुश्किल था, वो जो हमने ईकेट एनजीपी का सेक्शन पढ़ा उसमें से कुछ भी नहीं आया। यकीन करें मैं बड़ा उस वक्त सुन के ना हैरान हुआ। मैं प्रॉब्लम वाली बात को जरा एलैबोरेट करने लगा, ये आज ही की बात है, मतलब मेरी उनसे बात हुई कल, उनका ईकेट हुआ था। तो मैं बड़ा यकीन करे मुझे बड़ी तशवीश हुई कि मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा यार ये हाउ इज इट पॉसिबल कि ईकेट एनजीपी के सेशन में से हमने फिजिक्स पूरी पढ़ी, डिटेल में पढ़ी, उसमें से पोर्शन ही नहीं आया। अच्छा, फिर मैंने जब उन बच्चों से कहा कि मुझे कुछ क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन आए थे, तो उन्होंने तो क्वेश्चन नहीं बताए, मे भी उन्हें याद नहीं होंगे। पर खैर थोड़ा सा मैंने कोशिश करके उनका कल का पेपर निकलवाया जी, ऑनलाइन हुआ तैयबा बेटा, ऑनलाइन हुआ है। मैंने उनका कल का पेपर निकलवाया ई कैट का, फिर मैंने बच्चों को व्हाट्सएप के ऊपर बकायदा कॉल करके उनसे राब्ता करके वो पेपर उनके साथ डिस्कस किया, और सारे का सारा वही पेपर था जो तकरीबन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज सुबह की ये कार्रवाई आपको बता रहा हूँ। उनके साथ जब मैंने पेपर डिस्कस किया तो ऑलमोस्ट द थिंग्स वर सेम व्हिच वी हैव डिस्कस। एक सवाल आपसे करता हूं, हो सकता है आपको पता हो, ये आप पढ़ाता बाद में, पहले एक सवाल कर लूं। क्वेश्चन बड़ा कॉमन से, जरा क्वेश्चन सारे बच्चे गौर से सुनिएगा। एक क्वेश्चन ये था जो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया हुआ था कि एक बस में एक पेंडुलम हैंग है, पेंडुलम लटक रहा है, और वो पेंडुलम रुका हुआ है, इट इज एट रेस्ट, बस इज एट रेस्ट, पेंडुलम इज एट रेस्ट। थोड़ी देर के बाद बस जो है, आज नहीं शुरू किया, कल शुरू किया था अली, थोड़ी देर के बाद जो वो बस जो है वो चल पड़ी है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल पड़ी है तो बताओ अब पेंडुलम पे क्या असर पड़ेगा? क्या पेंडुलम चलता रहेगा या रुका रहेगा या चल पड़ेगा? क्या होगा बताइए जरा। शाबाश, इसका जरा जवाब दीजिएगा, तब तक मैं आगे लेके चलता हूं। इस पॉइंट का जरा जवाब दीजिएगा सारे बच्चे। चल पड़ेगा, स्टॉप, रेस्ट, फरकंदा, शाबाश। समथिंग मोर, रुका रहेगा। जी, आप सब बच्चों ने चल पड़ेगा गलत जवाब है। मैंने बताया था रुका रहेगा, वो रेस्ट पे रहेगा। जिन बच्चों ने
रुके हुए का जवाब दिया, उन सबका जवाब ठीक है। उसकी वजह क्या है? चैप्टर नंबर 3 में जब मैंने आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था, मैंने वहां पे ये बात बताई थी कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोनों इनर्शियल फ्रेम में, नॉन एक्सेलरेटिंग होगा तो इनर्शियल है। जब इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं तो बॉडी पे तमाम के तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होते हैं। बॉडी खुद ब खुद मूव नहीं करती, उसको मूव करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। सो इनर्शियल फ्रेम है, फोर्स रिक्वायर्ड है मूव करने के लिए, लिहाजा फोर्स नहीं मिली, वो रेस्ट में रहेगा। सर ई कैट में भी यही आया था। हाँ जी, ई कैट की बात कर रहा हूँ, ई कैट की ही बात कर रहा हूँ। ई कैट के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने देखे बच्चों से लेके, वो सारे के साथ देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, सारे बच्चे जो उस वक्त बैठे सुन रहे हैं, मुझे ये एक बात जहन में बिठा लीजिए कि हम ई कैट में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट को बिल्ड कैसे करना है, यानी एक चीज को समझना कैसे, उसका नॉलेज अपने दिमाग में कैसे लेके जाना है, और फिर उसको दिमाग में ले जाकर इस्तेमाल कैसे करना है। ये चीजें आप लोग समझते हैं ई कैट या एमडी कैट की प्रिपरेशन के अंदर। अब पेपर, ये बात लिख लें, जो अकेडमी है, जो भी इदारा ये कहता है कि पेपर हमारा आएगा, वो गलत है। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, फिजिक्स के हवाले से जो क्वेश्चन बैंक यूएचएस को मिलता है, मैं ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी क्वेश्चन बैंक में हिस्सा डाला था, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूं। एमडी कैट में फिजिक्स के लिए यूएचएस को जो क्वेश्चन बैंक मौसूल होता है, जो प्रोफेसर यूएचएस को क्वेश्चन बैंक देते हैं, वो 30,000 प्लस है। उसमें कैप्स के, पीजीसी के, यूनिक के, मैं यूनिक की तरफ से था, यूनिक के प्रोफेसर, स्टार्स के प्रोफेसर, ये बड़े बड़े दारों के प्रोफेसर क्वेश्चन बैंक देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं। 400-450 सवाल मैंने दिया था लास्ट टाइम फिजिक्स का। फिर वो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक 30,000 यूएचएस को मिला फिजिक्स के लिए। उसमें से फिर फिजिक्स के फिर उसने 40 क्वेश्चंस को चूज किया था। उन 40 क्वेश्चंस को पेपर में आया आउट ऑफ 30,000। कैन यू इमेजिन दैट? सो जो भाई ये कहता है ना कि हमारी अकेडमी का पेपर आता है, वो गलत कहता है। पेपर इज टोटली ब्लाइंड पेपर, अनसीन पेपर। इदारे आपको, कोच आपको क्या सिखाता है, उस नॉलेज को अप्लाई करना। अब इस क्वेश्चन के एग्जांपल में दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैंने अप्लाई करना सिखाया था कॉन्सेप्ट इनर्शियल फ्रेम का। अब जिन बच्चों को तो समझ में आ गई, यहां पे आपके सामने भी उन सब बच्चों ने सही जवाब दे दिया। जिन बच्चों को समझ नहीं आई, वो बेचारे फंस गए। सार्स का एक सवाल आया था पिछले साल जो हमने टेस्ट में आया था, ऑप्शन भी सेम थे। हाँ, मैं बताता हूं कि बहुत सारे प्रोफेसर बहुत सारी ऑप्शंस देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं। अब हो सकता है कोई एक अगर रिपीट हो जाए, शाज़ो नाज़र, वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा, ले जी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़िएगा। द क्वेश्चन इज शीजा, अच्छा हाँ, शीजा का क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। NYDSC इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर व्हाइट लाइट यूज करें तो सेंटर क्या होगा? मैंने ये पॉइंट समझाया था, जरा सुनिएगा। अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर। सारे बच्चे ये जरा पॉइंट सुन लें ना, घर से नहीं होता था, मैं बाद में बताता हूँ। सारे जरा ये पॉइंट सुन लें। इस पॉइंट में बात ये है, अगर व्हाइट लाइट यूज की जाएगी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वही पॉइंट होगा, वही काम होगा जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में होता है कि लाइट आएगी, कहीं पे एक आधे का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, बाकी तमाम रंग सेपरेट हो जाएंगे। मगर इसमें होता ये है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसका पैटर्न डायफ्रैक्शन पैटर्न की तरह का बनेगा, ये समथिंग लाइक दिस। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अच्छा सवाल है, यह सवाल भी एक दफा आ चुका है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर व्हाइट लाइट इस्तेमाल की जाएगी तो पैटर्न डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह का पैटर्न बनेगा। जो सेंट्रल फ्रिंज होगी दैट विल बी वाइट, और उसके बाकी दोनों तरफ व्हाइट लाइट के मुख्तलिफ रंग आएंगे। अगर एक रंग डाई कर गया ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इर्द गिर्द बाकी 6 रंग आएंगे। सेंट्रल जो फ्रिंज होगी वो व्हाइट होगी। कल का लेक्चर सुने बगैर आज का लेक्चर जी समझ में आ जाएगा। सर जी टिश्यू चाहिए यार, बहुत गंदा। 2 मिनट। अच्छा,
अच्छा जी, इंटरनल एनर्जी के ऊपर बात करने लगा था। लो जी बच्चों, आपसे तवज्जो रखिए, प्रैक्टिस बुक में ब्लू था, गलत है, प्रैक्टिस बुक में गलत लिखा हुआ है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, प्रैक्टिस बुक की अगर बात करें तो वो गलत लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जी पॉइंट पे आते हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये मुझे दे दें सारे के सारे पकड़ा दें यार। अच्छा जी, सो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यार मुनव्वर से कह के स्लाइड्स भी चलवानी है, मैं उसको 4 दफा कह के आया हूँ, काइंडली कह दीजिएगा उसे। अब भी चलानी है, मैं काम इसलिए शुरू खुद से करवाने लगा हूँ, अगर चल जाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। सर तिब्बत भी है, तिब्बत पता नहीं क्या लिखा रुशेल आपने, मुझे आपको कमेंट समझ में नहीं आया सर। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन बताई तो है कि जिस तरह वो इंटरफेरेंस वाला सीन होता है वही सीन एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। अगर तो कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एक रंग गायब हो जाएगा, बाकी 6 रंग आगे पीछे नजर आएंगे, वाइट की प्रिंसिपल मैक्सिमा नजर आएगी। मैं आपको ज़्यादा चले बता देता हूँ, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम, जब आपको पता होगा ई कैट की पहली डेट आई थी 13 से 14 जून, उस डेट को सुनते ही मैंने पहले कह दिया था कि ये अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा ई कैट, तो वही हुआ, अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हुआ। आपका जो एमडी कैट है ना, इट विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा, जस्ट मार्क दिस। अच्छा जी, चलिए तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द गैस। क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के हवाले से डिस्कस करेंगे। गैस के अंदर मौजूद तमाम किस्म की एनर्जीज को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ले जी, एक सवाल करवाता हूं, इससे रिलेटेड सवाल बड़ा मजे का है। सवाल कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct expression for internal energy? इंटरनल एनर्जी का कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है? ऑप्शन ए दे देता हूं, योर ऑप्शन ए इज लेट्स से पीई प्लस के ई, ऑप्शन बी कर लीजिए के ई आर प्लस के ई टी, सी कर लीजिए के ई टी प्लस पीई, ऑप्शन डी कर लीजिए नन। क्या ख्याल है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस के लिए कौन सा रिलेशन ठीक है? फॉर अ गैस, गैस के लिए कौन सा रिलेशन ठीक है? फॉर अ गैस, एक गैस की इंटरनल एनर्जी के लिए कौन सा रिलेशन दुरुस्त है? शाबाश शाबाश, जल्दी से जवाब दीजिएगा, शाबाश, फटाफट से। क्या ख्याल है? ए, मैं चलाता हूं एक मिनट। हाँ भाई, क्या ख्याल है? सब ने जवाब दिया ए, मगर मैं बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ा था फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस कल मैंने ये बात बताई थी, फॉर आइडियल गैस देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मैंने बताया था देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इज 0। एक आइडियल गैस के पास क्या होती है? मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हैं, रोटेशनल एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। उससे लिहाजा ये रिलेशन गलत है, ये बी वाला रिलेशन एक आइडियल गैस के लिए दुरुस्त रिलेशन है। पॉइंट समझो? सर जी एक सवाल है इस टॉपिक से हट के, बोलिए बेटी। अगर तो अभी मैं जवाब दे सकता हुआ तो मैं जरूर दूंगा, बोलिए बेटा। से आगे लेके चलता हूं आपको। इंटरनल एनर्जी पे 2-3 बातें बड़ी अहम है जिन्हें मुझे समझना है और समझाना है आपको। आज 20 अक्टूबर को हेनरिक अच्छा हाँ वीसी ने कहा था अक्टूबर से पहले, मेरा ख्याल है सितंबर के सेकंड वीक फर्स्ट वीक में हो जाएगा, मेरा ख्याल है। 20 अक्टूबर फेडरल के फिजिक्स स्पेशल एग्जाम है। हाँ जी है, तो जरूरी नहीं कि वो उसी के बाद ही हो, उससे पहले भी हो सकता।
मैं रिवीन करवाऊंगा इंशाल्लाह, अभी साथ साथ चलते रहे मेरे, मैं रिवीन करवाऊंगा मुनीब इंशाल्लाह। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं क्या बात कर रहा था, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा बच्चों। इस के हवाले से चंद एक पॉइंट्स और डिस्कस करने आपसे, जरा वो पहले गौर से सुन ले, चंद नोट इसके इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा किसी भी गैस के लिए या किसी भी मटेरियल के लिए इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसे U से रिप्रेजेंट किया जाता है। U कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, U इज इंटरनल एनर्जी, U को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब सवाल ये बड़ा मजा है कि आप इंटर में पूछा जाता है कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट क्यों नहीं की जा सकती, उसकी रीजन जरा सुन लें, हमारे इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से इंटरनल एनर्जी होती है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली, क्योंकि मोशन जो है रैंडम है, कंप्लीटली रैंडम है, मोशन को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस को भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लिहाजा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस इज नॉट मेजरेबल। क्या चीज मेजर की जा सकती है? एक चीज एग्जैक्टली साजिश सही, यही मैंने भी यही कहा। सो फिर क्या चीज मेजर की जा सकती है? मेजर किया जा सकता है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। मैंने जब एक बात बताई है तो एक बच्चे ने पूछा कि सर इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैसे मेजर किया जा सकता है? चेंज इन U यानी डेल्टा U कैन बी मेजर्ड। मैंने एक बच्चे को जब ये बताया कि यार चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर किया जा सकता है, तो वो परेशान होगा कि सर जब U को मेजर नहीं कर सकते तो चेंज इन U को कैसे मेजर कर सकते हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि भाईजान देखिए आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये तो मुझे नहीं पता, अगर मैं आपको 10 रुपए दूं तो आपकी जेब में मौजूद पैसों में जो तब्दीली है वो तो मुझे पता है ना। आपकी जेब में लेट से X रुपीज थे, 10 रुपीज मैंने आपको दिए तो 10 का चेंज आ गया, वो मुझे पता। अगर आपकी जेब में X रुपीज थे, मैंने 10 ले लिए तो 10 का चेंज आ गया, आपकी जेब में जो पैसे थे उनमें 10 चेंज हो गए, 10 कम हो गए, पहले 10 बढ़ गए। सो चेंज को इस तरह मेजर किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एनर्जी। सो भजन ये क्योंकि एनर्जी पर डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरी बात याद रखिएगा, इट इज द स्टेट फंक्शन। ये बात बड़ी अहम है, ये स्टेट फंक्शन क्या होता है जरा ये बात गौर से सुन लीजिएगा। व्हाट इज मीन बाय स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन कहते हैं ऐसे, ब्राइटनेस कम है, काफी ब्राइटनेस ठीक है, आप अपने डिवाइस की ब्राइटनेस को जरा बढ़ा के देखें। अच्छा, स्टेट फंक्शन क्या होता है जरा सुन लीजिए। स्टेट फंक्शन कहते हैं ऐसे फंक्शन को जो कि बॉडी के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे। मिसाल देता हूं कि इंटरनल एनर्जी जो दैट इज अ स्टेट फंक्शन। मिसाल के तौर पे आपने पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से 25 डिग्री से बढ़ा के 70 डिग्री करना। अब आपकी इनिशियल स्टेट क्या है 25 और फाइनल स्टेट क्या है 70। जब भी आप 70 डिग्री पे पहुंचेंगे तो वही इंटरनल एनर्जी होगी जो मुख्तलिफ तरीकों से 70 डिग्री पर पहुंचने पर होती है। एग्जाम्पल देता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर आप पानी को धूप में रख के गर्म करें 70 डिग्री, और एक तरफ आप पानी को माइक्रोवेव ओवन में रख के गर्म करें 70 डिग्री, और एक तरफ आप पानी को चूल्हे पे रख के गर्म करें 70 डिग्री पे, ये 3 मुख्तलिफ पाथ्स हैं। तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। जब आप फाइनल स्टेट यानी 70 डिग्री पे पहुंचेंगे तो हर केस में पानी की इंटरनल एनर्जी सेम होगी। सो लिहाजा इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। शाबाश भाई। सो यार अब स्टेट फंक्शन के हवाले से मैं 2 बातें बता दूं, फिर उसके बाद मैं यहां से आपको आगे लेके चलूंगा, फिर कुछ स्लाइड्स हैं वो दिखानी है आपको। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेट फंक्शन। दो चीजें स्टेट फंक्शन नहीं है
two things are not state function, work and heat. These are not state functions. ये state function नहीं है. So भाईजान इनके अलावा जितने भी वेरिएबल्स आप थर्मोडायनामिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, all are state functions. So state function है क्या? It depends on the initial and final state of the variable. मिसाल के तौर पे आप यहां से इस स्टेट A से स्टेट B तक जा रहे हैं, एक रास्ता आपने ये चूज कर लिया, एक रास्ता आपने ये चूज कर लिया, एक रास्ता आपने ये चूज कर लिया. In all the ways, in all the states, path A, B, C, or in all the states, if your final position is same, your final internal energy is going to be same. Work and heat और energy जिसको आप कह सकते हैं, they are not state function. जो state functions हैं वो बाकी सारे हैं, mass, density, temperature, pressure, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये तमाम चीजें जो स्टेट फंक्शंस हैं. अच्छा, इसके अलावा दो बातें और आपके साथ डिस्कस करनी है. व्हाट इज मेंट बाय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? व्हाट इज मेंट बाय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? बच्चों से पूछो ना कि ऐसा क्यों होता है किसी अनहोनी बात के हवाले से, तो फौरन उनका जवाब होता है सर ये तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. भाईजान ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या चीज है? व्हाट इज मेंट बाय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? कैन यू डिफाइन दिस? जी शाबाश, कीजिए आप डिफाइन. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, properties that does not depend on the size of the matter, does not depend on size and shape of material. मैं चंद एक एग्जांपल आपको इसकी बता देता हूं ताकि अगर तो ये एग्जाम में कोई एक आधी एग्जाम्पल इसकी आ जाए, पूछ ली जाए कि which one of the following is the intrinsic property, तो आपको पता हो. तो आई एम राइटिंग फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो इन्होंने क्या लिखा है? हीट भी एनर्जी है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी भी तो एनर्जी ही हो. अच्छा चलिए, अच्छा सवाल है. हीट भी तो एनर्जी ही है. ये जो जिस हीट की बात ये की जा रही है ना, वर्क एंड हीट, जो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो हीट है सोर्स पे डिपेंड करती है, सप्लाइड हीट है. एग्जांपल देता हूं, अगर आप चूल्हे पर रख के गर्म करेंगे किसी चीज को, तो चूल्हा ज्यादा हीट पर यूनिट टाइम दे रहा है, जबकि अगर आप धूप में रख के गर्म करेंगे तो धूप कम एनर्जी, कम हीट दे रहा है पर यूनिट टाइम. सो ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है. वो जो इंटरनल एनर्जी है वो एब्जॉर्ब्ड हीट है, वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है. सो यहां पर इसलिए फर्क कर दिया, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, और ये जो हीट जिसका जिक्र मैंने किया जो नॉट इज अ स्टेट फंक्शन, वो ये वाली हीट इज द हीट गिवन टू द सिस्टम, क्यू एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, ये उस हीट की बात की जा रही है. चलो इस एग्जांपल्स में बताने लगा था इंट्रिंसिक की चंद सीधा एग्जांपल्स जो है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी. प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, CP, CV आगे बताऊंगा, इन पे बात करूंगा, और VRMS. दीज आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. शाबाश भाई, आयशा पुत्र शाबाश. फिर उसके बाद एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं. व्हाट आर एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज? So extrinsic properties, they depend on the physical properties of size, shape, इन चीजों पर डिपेंड करती हैं. So properties which depends on the size and shape, मिसाल के तौर पे I have few examples of them. mass of molecule, entropy, energy,
वॉल्यूम एंट्रोपी एनर्जी। सो ये वो तमाम चीजें जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में आती हैं। शाबाश मुदाहिर शाबाश। चलिए जी इससे आगे लेके चलता हूं आपको। अब किसी भी गैस के लिए जो काम होता है वर्क डन, वो क्या होता है जरा वो भी देख लीजिएगा। वर्क डन इन द टर्म्स ऑफ गैस, जहां पे दो बातें तीन बातें पड़ी है, मैं गौर से देखनी है बेटी। इंथैल्पी, यस इंथैल्पी इज नॉट अ इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, वर्क डन पे बात करने लगा था। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये एक गैस का चैम्बर है जिसे आप केमिस्ट्री में सिस्टम कहते हैं, विच इज enclosed by a piston. This piston is movable, right? ये piston movable है। अच्छा, अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, आपने इसको हीट सप्लाई करनी शुरू की। व्हाट विल हैपन, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर प्रेशर नहीं लग रहा एक्स्ट्रा, कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ा हुआ है, दिस पिस्टन विल स्टार्ट राइजिंग। ये गैस एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी, इस गैस में इजाफा आना शुरू हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी ऑल नो, हम सब ये जानते हैं। सो भाईजान, ये जो गैस में इजाफा आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा फासला पिस्टन ने चला तय किया, इसे डेल्टा वाई कह देता हूं। अब मुझे वर्क को समझाना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, डेल्टा वाई। इफ आई राइट हियर, यू कैन सी और नॉट, यस यू कैन क्लियरली सी। अच्छा, या तो आप मुझे भी देख सकते हैं यहां पे, तो आप अच्छा। सो यहां पे गौर कीजिएगा, वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट हियर इज डेल्टा वाई, बट वी डू नॉट नो व्हाट इज द फोर्स। एक्सपैंड होने के नतीजे में गैस ने एक प्रेशर एक्सर्ट किया इस ऊपर वाले पिस्टन के एरिया पे, एंड दैट प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। सो बाइजन फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल। सो फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इज प्रेशर एरिया इनटू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब सिलेंडर के लिए ये ए इंटू डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। सो भाईजान वर्क के लिए फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा पी डेल्टा वी। बस बचा लो, बात जहनों में खोपड़ियों में बैठा लो अपने। सो इन द केस ऑफ गैसेस द वर्क डन इज पी डेल्टा वी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द चेंज इन वॉल्यूम। अगर तुम लोग मेरे साथ हो यहां पे, तो बस फिर तवज्जो से गौर से सुनना, मैं बड़ी अहम बातें बताने लगा हूं, आपकी बुनियादें हिलाने लगा हूं, गौर से जरा सुनना। लो भाई, तवज्जो चाहता हूं जरा। कुछ कन्वेंशंस याद रखना। ये जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ की थी तुम्हारे सामने, एक बीकर की, एक कंटेनर की, ग्लास वेसल की, जिसमें गैस इनक्लोज थी विद द मूवेबल पिस्टन। बड़ी अहम बात करने लगा, गौर से सुनना। जब तुमने इसे हीट करना शुरू किया, जब तुमने इसे एनर्जी सप्लाई करनी शुरू की, उसके नतीजे में ये एक्सपैंड हुई, वॉल्यूम बढ़ा। जुमले पे गौर करना, वॉल्यूम बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो, इसको हीट दे रहे हो, हीट सिस्टम के अंदर जा रही है, सिस्टम में ऐड हो रही है। जुमले पे गौर करो, सिस्टम में ऐड हो रही है और ये एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम में इजाफा आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है। सो याद रखना, सिस्टम को हीट दी जाए, ऐड, सिस्टम में हीट ऐड की जाए, जिसके नतीजे में
सिस्टम एक्सपैंड करे, सिस्टम काम करे, वर्क डन बाय द गैस हो तो ये पॉजिटिव है। ये बहुत बड़ी गलती है जो अच्छे भले लोगों को भी नहीं पता होती, लॉजिक के साथ पूछो तो। सो मैं तुम्हें एक ग्राफ यहां पे ड्रॉ करवा देता हूं, बल्कि एक डायग्राम ड्रॉ करवा देता हूं, याद रख लो, इस डायग्राम को अपने सीने पे महफूज कर लो। सो ये तुम्हारी वो गैस है जिसे तुम सिस्टम बोलते हो, ये वो गैस है। गैस को हीट दी जा रही है, देखो तीर का निशान अंदर की तरफ है और नीचे लिख रहा हूं हीट, यानी हीट गैस के अंदर जा रही है, तो लिहाजा ये एक पॉजिटिव फिनोमेना है। और जिसके नतीजे में गैस काम कर रही है, ये तीर बाहर आ रहा है और बाहर क्या चीज आ रही है, वर्क, काम कर रही है, एक्सपैंड हो रही है। सो ये भी एक पॉजिटिव फिनोमेना है, याद रख लो। हाय 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 हाय, आयशा पुत्र गलत बात कर दी। जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, उसमें बुनियादी कुछ और है। आप कभी पूछते नहीं कि भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव क्यों है, वाई पॉजिटिव? मैं भी आपको साबित करूंगा, आप पूछिएगा, मैं आपको भी साबित करूंगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। मैं दोनों तरीके से भी साबित करता हूं, पहले मैं लिख लूं। सो भाई देखो इधर गैस है, अब आप उल्टा काम कर रहे हो, इससे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, हीट ले रहे हो, हीट निकाल रहे हो, हीट माइनस कर रहे हो। तो जब हीट निकालोगे तो क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हीट माइनस हो रही है। द प्रोसेस इन विच हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। और दूसरे केस में यह सिस्टम पे काम किया जाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज नेगेटिव। लो मैं इस चीज को साबित करने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम से क्या मुराद है, ये तवज्जो सबकी मेरी तरफ हो। ये गैस है, गैस इज गोइंग टू बी एक्सपेंडेड, गैस एक्सपैंड हो रही है। अब मुझे बताओ डेल्टा, जब गैस फूलेगी, डेल्टा वी, वी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब एक्सपैंड करेगी तो फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा, इनिशियल कम होगा, डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। सो वर्क क्या है, वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी। डेल्टा वी क्योंकि पॉजिटिव है तो वर्क की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, जैसे कि मैंने यहां बताया। सो वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव हियर। अच्छा, अब अगर इसका दूसरा केस समझ लो कि मिसाल ले लो, इस गैस को एक्सपैंड की बजाय कंप्रेस किया जा रहा है, वर्क डन ऑन द गैस, गैस को दबाया जा रहा है। जब गैस को दबाया जाएगा कंप्रेशन के दौरान, ड्यूरिंग कंप्रेशन, मैं लिख देता हूं वर्क डन ऑन द गैस की बात कर रहा हूं। जब गैस पे काम किया जाएगा तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, अब फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, इनिशियल ज्यादा था, सो डेल्टा वी विल बिकम नेगेटिव। सो W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को साबित भी कर दिया कि वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव। इसको गलत मत कीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां तक सब साथ है मेरे ना पुत्र दानिया, कुछ शक वड़क नहीं है यार, सब मस्त फिट चल रहा। लो भाई एक स्लाइड करवाने लगा हूं, जरा तवज्जो के साथ देख के करना, आई मीन तवज्जो मुकम्मल होनी चाहिए। अब 1 मिनट के लिए तुम्हारे कमेंट्स गायब होंगे और स्लाइड्स तुम्हारे सामने शो करूंगा। मैं भी गायब हो गया। लो भाई ये स्लाइड देखो जरा, लो भाई ये स्लाइड देखो जरा, बच्चा लोग ये वाली कितने गए, मैंने भी नजर नहीं आ रही। हाँ, वर्क डन इन द फॉलोइंग फिगर, तुम्हारे सामने एक फिगर आ रही है जिसमें एक ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है।
इस ग्राफ में जरा गौर से देखो, ये यस अब मैं तुम लोगों को नजर आ रहा हूं। इस ग्राफ में जरा गौर से देखो, जो प्रेशर है एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है। जो प्रेशर है दैट इज 10⁵, और जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब। सो चेंज इन वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब और प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है। तो तुम्हारे सामने क्या ख्याल है, क्या जवाब ठीक होगा? हिंट भी लिखा हुआ तुम्हारे सामने। सो फटाफट से करेक्ट ऑप्शन बताओ इसकी। द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। राइट बच्चों, शाबाश। सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। शाबाश एवरीवन, वेरी गुड। इसके बाद अगले सवाल पे आओ। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को करवाने से पहले मुझे एक चीज और करवाने का, यस देखा पंगे ले लेके इंसान सीख ही जाता है। लो जी, इस पॉइंट को करवाने से पहले मुझे एक पॉइंट और समझाना, जरा वो भी देखना। मैं यहां पे लिखता हूं, क्या बात है, कैसे बहुत तेज हैं, कर भी ली है। अच्छा यार ये देखो, अब मैं करवाने जो लगा वो ये है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ आई एम गोना डिस्कस। पहला लॉ, इसकी मुख्तलिफ शक्लें आपसे डिस्कस करूंगा आगे, लेकिन अभी सिर्फ पहला लॉ सिंपलेस्ट केस में समझ लीजिए। फर्स्ट लॉ कहता ये है कि यार ये देखो, ये वही एक चैम्बर, वही एक वेसल जिसमें गैस मौजूद है। इस गैस को आपने इनक्लोज किया विद द हेल्प ऑफ अ मूवेबल पिस्टन। एक मूवेबल पिस्टन से आपने इसको बंद किया हुआ, जैसे वो इंजेक्शन में पिस्टन लगा होता है। अब आप इसे हीट कर रहे हैं, क्यू एनर्जी इसे दे रहे हैं, मान लो इसे क्यू एनर्जी दे रहे हो, क्या होगा उसके नतीजे में? ये एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड बोले तो वर्क करेगी, वो वर्क पॉजिटिव है, प्लस गर्म भी होगी। गर्म मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, वो भी पॉजिटिव है। सो भाईजान जो एनर्जी तुम इसे दे रहे हो वो सामने आ रही है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क की शक्ल में। इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन द गैस। अब देखो सवाल, अब मजा आएगा। यस, लो सवाल। एंड इट इज कंप्रेस्ड विद 50 जूल्स। ओए होए होए होए, कंप्रेशन की बात आ गई। कंप्रेशन में जो काम किया जाता है वो क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये नेगेटिव है। फिर कहता है टोटल चेंज इन यू, यू में टोटल चेंज क्या होगा? अब जरा देखिएगा यार, क्या क्या मसला है, क्या मसला है? कोई टाइम नहीं मेरे पास, भाग दो। अच्छा ये देखिए, अच्छा ये देखिएगा, ओके क्यू, एक मिनट में बंद करता हूं। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो भाईजान ये देखिएगा, हीट गिवन टू द सिस्टम इज 100। डेल्टा यू फाइंड आउट करने का ये -50 जूल बताया था। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव होता है। हाय 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 हाय, उन तमाम बच्चों को जो कह रहे थे -50, उन सबको मेरा सलाम। द करेक्ट ऑप्शन इज 150 जूल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। गॉट इट? ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ये वो मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। शाबाश कोमल, 150 जूल्स, बाकी सब ने 50-50 -50-50 का जवाब दिया। सो दैट इज रॉन्ग। दानिया पुतो शाबाश। अप्रोच समझ में आई? किस टेक्निक पर सोच के करना है। लो जी, इंशाल्लाह tomorrow's onward I will cover this chapter in during slides. इंशाल्लाह कल का जो दिन है उसमें जो ये वाला चैप्टर है खत्म हो जाएगा कल के दिन में। और कल का जब ये वाला चैप्टर खत्म करवा के फिर जो अगला एक लेक्चर होगा ना, उसमें आपके सारे के सारे पेपर्स डिस्कस करवाऊंगा।
आपका ये जो आज FLP होगा कल नहीं परसों डिस्कस करवाऊंगा, और उसके बाद बाकी भी जो है वो परसों डिस्कस करवाऊंगा। कल मेरे को ये किताब ख़त्म करने का, तो ये तमाम जितना भी चैप्टर रह गया वो कल के दिन में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफ़िज़।